गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कल मैं आपके लेक्चर 2 दिन हो गए मैं लेक्चर नहीं डाल पाई। एक्चुअल में मैंने लेक्चर अपलोड किया था पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। तो अपना चल रहा था नीट, अपन बात कर रहे हैं नीट की। तो अपन ने देखा था नीट क्या होता है, इसके अलावा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो बेसिक्स फंडा है। देखो हमेशा किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए तो पेपर कैसा आता है आपका, बेसिक पेपर आता है, बेसिक पेपर से उठाते। अब कई लोग क्या करते हैं, बेसिक्स फंडा तो पढ़ते नहीं है। जो बेसिक्स होना चाहिए बायोलॉजी का या किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक की बात की, उसको तो पढ़ते नहीं है और आगे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपको बेसिक क्या कहते हैं, आपको जब ABCD नहीं आएगी तो आप स्पेलिंग कहाँ से बनाओगे। तो अपन बेसिक्स की बात करेंगे। पेपर हमेशा बेसिक से आता है। और कहीं भी आप जाते हो कोचिंग्स वगैरह में, हो सकता है कई कोचिंग्स वाले में किसी पे अंगुली नहीं करती, पर कई कोचिंग्स वाले बेसिक्स पढ़ाते नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाते। वो सोचते हैं ये तो 9-10 का सिलेबस था तो बच्चों को आता होगा, पर बच्चे क्या करते हैं कि वो उन चीज़ों को उस टाइम नहीं समझ पाते, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती। तो वो ये समझ नहीं पाते कि ये जो बेसिक है, या ये कह सकते हैं जो ये ABCD है, अपन पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं 9th में 10th में, बच्चा मैच्योर कहाँ आता है 11th में जाके, जब उसका करियर डिसाइड होता है उसको क्या बनना है, तब जाके वो उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आती है, तब थोड़ा समझदार। वो भी कब समझता, हर बच्चा नहीं समझता, हर बच्चा नहीं समझता। तो अपन देखेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें अपन ने देखा था कि बायोलॉजी में क्या क्या फंडे होते हैं, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचें होती है। लास्ट में अपन ने बात की थी लाइफ साइंस। बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है आपका, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस क्यों कहा था अपन ने, क्योंकि ये लाइफ को सेव करती है। सिंपल सा फंडा है लाइफ, लाइफ यानी जीवन और साइंस यानी विज्ञान। तो जीवन से संबंधित जो विज्ञान है वही क्या आपकी लाइफ साइंस है। अब अपन इसमें डिटेल से देखेंगे कि लाइफ साइंस में कौन कौन सी शाखाएं होती है, किसने क्या डिस्कवरी की थी। इसके अलावा अपन ये चीज देखेंगे, अपन एक साथ जो डे होते हैं, ब्रांचें होती है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन को याद नहीं हो सकती एक साथ में, वो मिक्स हो जाएगी। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, उससे आप सोचो कि याद, तो वो भी पॉसिबल। जैसे जैसे अपना टॉपिक चलता रहेगा उसके साथ साथ अपन ये सब चीजें देखते रहेंगे। तो अपन देखते हैं लाइफ साइंस, या कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बेसिक्स में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन कि जो बायोलॉजी है उसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या क्या रोल है। तो अपन देखते हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले देखते हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, क्रेटीज भी बोलते हैं, हिप्पोक्रेटीज या हिप्पोक्रेट्स। ये एक आपके एनिशिएंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले औषधीय पादपों पे प्रयोग किया था, औषधीय पादपों पे प्रयोग किया, पादपों पर प्रयोग किया। तो हिप्पोक्रेट्स वो पहले वैज्ञानिक थे, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पादपों में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं। इसके अलावा अपने 3 पद्धतियां चलती हैं, आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी। देखो अपने टॉपिक आए तो अपन समझ लेते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद, दूसरी है एलोपैथी और तीसरी है आपकी होम्योपैथी। आयुर्वेद जिसमें जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, जड़ी बूटियों का उपयोग, जड़ी बूटी आप सब लोग। एलोपैथी, इसको जो अंग्रेजी दवाई बोलते हो आप, इसको अंग्रेजी दवा। और होम्योपैथी, कभी देखे हो कि वो व्हाइट व्हाइट गोलियां देते रहते हैं, छोटी छोटी व्हाइट व्हाइट गोलियां होती है, उनमें दवाई डाल देते हैं और आप लोग उसको बोलते हैं मुंह में रख लेना, धीरे धीरे चूसना। तो अपने इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3 पद्धतियां चलती है, आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी।
आयुर्वेद, औषधीय पादप। देखो चरक कैसा साइंटिस्ट था जिसने चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता वो ग्रंथ था जिसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपचार नहीं। अपने आसपास में इतनी बहुत सारी औषधियां, कचरा जो आपको कचरा दिखता है ना, उसमें इतने सारे उपयोगी पदार्थ, इतनी सारी औषधियां। अब कहा जाता है कि अपने अर्थ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी जैव विविधता, उसका 5 से 10% ही पता अपन, 5 से 10% ही पता है। अभी अपन एक नाम पढ़ेंगे, अश्वगंध, विथानिया सोमेनिफेरा, जिसको बोलते हैं अश्वगंध, कचरे में उगी हुई। अब लोग जानते नहीं, सपोज मुझे पता है कि ये अश्वगंध का पौधा है, पादप है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे टाइम प्रैक्टिकल होते थे, और आपका दुर्भाग्य कह सकते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होते। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इतना दिया जाता है, पर साइंस की डेफिनेशन ही क्या है? प्रकृति का क्रमबद्ध चरणबद्ध अध्ययन। और वो किसके द्वारा सिद्ध करोगे? प्रयोगों के द्वारा। प्रकृति का क्रमबद्ध व चरणबद्ध अध्ययन जो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया हो, वो क्या कहलाता है? आपका विज्ञान। तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि आपको ना तो डिसेक्शन कि आप करवाया जाता है, ना ही आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ना ही पौधों के बारे में बताया जाता है, सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है। वो अभी नाम लिया था मैंने, अश्वगंध, विथानिया सोमेनिफेरा, रट लोगे विथानिया सोमेनिफेरा, कैसा होता है पता ही नहीं। अब हमें क्यों याद है? क्योंकि हमने अपने नॉलेज को एक तो लाइफ से, ये कह सकते हैं हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। आजकल क्या मेंटेलिटी होती है, बच्चे को स्कूल तो चाहिए प्राइवेट, कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है। नॉलेज बहुत होता है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस में तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, डिसेक्शन बंद कर दिया। डिसेक्शन बंद कर दिया तो क्या आप स्पॉटिंग तो दिखा सकते हो ना बच्चे को? विथानिया सोमेनिफेरा, अश्वगंध का पादप दिखाओ, खूब उग रहा कचरे में, खूब उग रहा कचरे में, पर लोग जानते ही नहीं। अगर बच्चे को लाके आपने विथानिया सोमेनिफेरा दिखाया होता, तो ना तो विथानिया सोमेनिफेरा भूलते कभी बच्चे। अब जैसे मैंने नाम लिया, मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर बन गई। कैसा होता है? देखो मेरे दिमाग में ऐसे पिक्चर बन गई, उसकी ऐसी 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 राउंड कलर की लीफ होती है, ग्रीन कलर की ऐसी ऐसी लीफ होती है, और यहाँ से मोटा सा व्हाइट कलर का तना होता है। तो मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने देखा है विथानिया सोमेनिफेरा, अश्वगंध। ओखरू, जब गांव में क्या होता था, जब आपके कोई एनिमल बीमार हो जाता था, उसके पेट में दर्द होता था, उसका पानी पिला दिया जाता था। तो मैं अपना अपन इधर आ जाए घूम फिर के, ये तो लंबी चौड़ी है, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर अपन बॉटनी पढ़ेंगे, जब अपन बॉटनी पढ़ेंगे, तो आप अपने गार्डन में जाके देखना, आपको इतनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, आपकी तितलियां होती है, डिफरेंट टाइप्स के पौधे होते हैं। आपके घर में इतने पौधे उग रहे, बच्चों को उनके नाम नहीं पता, बच्चों को उनके नाम नहीं पता। ये दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं अपन। तो औषधीय पादपों का प्रयोग किया हिप्पोक्रेट्स ने। आयुर्वेद, जहां जड़ी बूटियों का उपयोग होता है। एलोपैथी, जो अंग्रेजी दवाएं होती है, ये भी किसी से मिलती है, आपकी प्लांट से मिलती है। इनमें कुछ चेंजेस करके, केमिकल कंपोजिशन बना के, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के ये धीरे धीरे इलाज करता है, पर जड़ से इलाज करता है। ये तुरंत इमरजेंसी सेवा, ये कह सकते हैं। होम्योपैथी, इसमें भी ट्रीटमेंट लंबा चलता है, पर आपकी जो भी बीमारी होती है वो कंप्लीट खत्म हो जाती है। तो अपन देख रहे हैं, सबसे पहले औषधीय पादपों के बारे में किसने बताया था? आपके हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अरस्तु, जानते हो अरस्तु को? तो अरस्तु कौन था? फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन था आपका? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। ये बेटा रिपीट भी होगी कई चीजें, बायोलॉजी और जोलॉजी। सुकरात, सुकरात ये ऋषि थे आपके। सुकरात कौन से? आपके ऋषि। औषधीय पादपों के गुण बताए। औषधीय पादपों के गुण बताए इन्होंने, औषधीय पादपों के गुण बताए। रॉबर्ट हुक, सब जानते हो,
रॉबर्ट हुक क्या किया था? कोशिका की खोज। ये इनका सन भी ध्यान रखना, 1665 में कोशिका की खोज। सबसे पहले इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। तो कोशिका की खोज किसने की थी आपकी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला देखते हैं अपन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने भी क्या की थी आपकी? कोशिका की खोज की थी 1664 में। गड़बड़ हो गई, ये भी कोशिका की खोज कर रहे हैं, ये भी अब किसको माने? देखो इधर, जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो क्वेश्चन घूम सकता है यहां से, जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसे घूम रहा है वो देखो आप लोग। सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? ऑप्शन कई बार, हाँ इंपॉर्टेंट थी, कई बार आंसर ऑप्शन के हिसाब से, कई बार क्वेश्चन का जवाब उत्तर के हिसाब से भी होता है। अब क्वेश्चन आया कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन आंसर आ गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हिप्पोक्रेट, अरस्तु, सुकरात। अब भाई साहब बच्चों में तो हो गई गड़बड़। अगर आप ये पढ़ा हुआ, आपका पढ़ा हुआ, ये नया नहीं है, ये 9th में पढ़ लिया था आपने, पर आपने ध्यान नहीं दिया। क्या किया? ध्यान नहीं दिया। तो आंसर क्या है? हिप्पोक्रेट, अरस्तु, सुकरात और एंटोनी। अब बच्चा कहेगा इसमें तो आंसर गलत। गलत नहीं है, आंसर के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये जवाब होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सुकरात, उपरोक्त तीनों ने। तो कौन आएगा आपका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की थी आपकी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या कहा किसमें की थी? कार्क सेल में, कार्क कोशिका में की थी। और इनको ये कोशिका कैसे दिखी थी? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस प्रकार की दिखी थी। और वो कौन सी कोशिका थी आपकी? मृत कोशिका थी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं। अगला देखते हैं अपन, अपना बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी चल रहा है और ये लेक्चर कई दिन चलेगा। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देख लेंगे अपन। तो इसमें बेसिक चीजें देखेंगे, बेसिक्स क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे इसमें से। अगला है आपका साइंटिस्ट का नाम है, कुछ देखेंगे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस सबका नाम सुना हुआ है, कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक, द्विनाम पद्धति के जनक। कैरोलस लीनियस क्या थे? द्विनाम पद्धति के जनक थे। द्विनाम का मतलब कोई भी पादप और जंतु होगा उसके दो नाम होंगे। दो नाम का मतलब क्या? राम और श्याम? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो नाम का मतलब है एक नाम होगा आपका वंश का नाम और दूसरा क्या होगा आपका जाति का नाम। वंश और जाति का नाम, इसको क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। जो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये घूम फिर के ये क्वेश्चन कैसे ना कैसे आता रहता है। तो कैरोलस लीनियस ने कौन सी दी थी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के अनुसार कोई भी पादप और जंतु उसके दो नाम होंगे, वंश का नाम होगा और जाति का नाम होगा। जैसे होमोसेपियन, होमोसेपियन, होमो क्या आपकी? होमो क्या आपका वंश है और सेपियन क्या आपकी जाति? होमोसेपियन। तो ये क्या आपके द्विनाम पद्धति जो किसने दी थी? आपके कैरोलस लीनियस ने। अगला साइंटिस्ट देखते हैं अपन। अगला साइंटिस्ट है आपका स्लीडन और स्वान। स्लीडन व स्वान, इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आपका स्लीडन और
स्वान ने। अब इनका सन भी पूछा जा सकता है, 3839, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अब देखो अपन थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे यहाँ। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? आपका चार्ल्स डार्विन ने। अब ये कह सकते हैं इनकी वजह से ही मेडल, ग्रेगर जॉन मेडल, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ आनुवंशिकी थे, लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया और उनकी डेथ के 39 साल बाद लोगों का ध्यान गया कि जेनेटिक्स भी, आनुवंशिकी भी विज्ञान की कोई शाखा होती है। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार प्रकृति जो उत्तम होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका चयन करती है, और जो सर्वश्रेष्ठ नहीं होता वो क्या हो जाता? प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। जैसे अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अगर एक आपका क्या कह सकते हैं, डॉग है, कुत्ता है, उसके 4-5 बच्चे होते हैं, क्या पूरे जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। 2-4 भूख की वजह से मर जाते, 1-2 को दूसरे एनिमल खा। अगर 6 बच्चे दिए, एक भूख से मर गया, 2 कह सकते दूसरे एनिमल खा गए, और मुश्किल से उनमें से 1 या 2 ही क्या होते हैं आपके अडल्ट डॉग या वयस्क कुत्ते बन पाते हैं। उसके पीछे रीजन है प्राकृतिक वर्ण। प्रकृति उत्तम का ही क्या करती है? आपका चयन करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं मेडल। तो उस टाइम ये चल रहा था कि मेडल ने अपने प्रयोगों की खोज की, मटर के पौधे का चयन किया। वो बोल रहा है 2 पौधे ऐसे लोगे तो ऐसे पौधे बन जाएंगे, 4 पौधे ऐसे लोगे तो ऐसे बन जाएंगे। जो फर्स्ट पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे वो प्रभावी होंगे, अप्रभावी होंगे। इधर इसने क्या किया? उसी टाइम मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई है? बंदरों से हुई है। लो साहब, अब आप लोग ये इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ना चाहोगे कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से है, कोई विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट में खड़ा है, या फिर ये पढ़ने चाहोगे 2 अनुपात 3 अनुपात है, पौधा ये हो गया वो हो गया। इसकी वजह से भी मेडल उस टाइम क्या हो गया? प्रकट नहीं हो पाया, या ये कह सकते हैं मेडल को वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो उसके जीवन काल में मिलना चाहिए। मैं इनको दोष नहीं दे रही हूँ, पर एक बात बता रही हूँ। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि मेडल को उनके जीवन काल में, या मेडल का जो प्रयोग किए तो वो उनकी मृत्यु के कितने साल बाद, 34 साल है शायद, 34 या 39 साल है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान उस टाइम किधर था? चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की तरफ था। अगला वैज्ञानिक देखते हैं अपन, बस आप ग्रेगर जॉन मेडल। अगला कौन सा है? मेडल। इन्होंने क्या कहा था? जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इनका काल था 1866 का, 1866। हुगो डीवरिज, हुगो डीवरिज, इन्होंने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन, हुगो डीवरिज ने दिया था आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत। मतलब कोई भी जीव होता है उसमें अचानक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो वंशागत हो जाते हैं, हानिकारक परिवर्तन नष्ट हो जाते हैं, और जो लाभदायक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एक संतति से अगली संतति में चल रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो आपका कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, उसमें क्या नहीं हो रहा? आपका उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो कोविड-19 है आपका कोरोना वायरस है, उसमें उत्परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है उसको ओल्ड से जोड़ के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, हुगो डीवरिज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत।
और जो कोरोना वायरस है कोविड-19 है, चीन से जिस स्ट्रेन के फॉर्म में निकला था उसके डीएनए आरएनए जैसे, सॉरी आरएनए होगा, डीएनए तो है नहीं, मोस्टली पादप वायरस कैसे होते हैं आपके आरएनए युक्त, और जो जंतु वायरस होते हैं उनमें उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है आपका डीएनए। पर कुछ एक्सपेक्शंस हैं, रेट्रोवायरस, इसके अलावा आपका कोविड-19 कोरोना वायरस, ये कैसा वायरस है आपका आरएनए। तो जो आरएनए युक्त वायरस होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपका रैपिडली होता है, और ये डीएनए वाले से भी ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए अब तक कोई वैक्सीन फटाफट नहीं बन पा रही है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है तो फटाफट उसकी स्ट्रेन होके, वायरस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपना वायरस क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित के बीच की योजक कड़ी, तो भी उसके वैक्सीन उसका टीका बनाने में दिक्कत होती है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, हुगो डी व्रीज ने। और कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो चीन की लेबोरेटरी से निकला था, कहीं से निकला था, वो तो जब आपकी जांच होगी तब पता चलेगा, वो आज तक वैसा का वैसा है, उसके स्टेन में उसमें कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ। ये भी एक क्या है, बड़ी बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है जो समय के साथ सोल्व होगी। अगला साइंटिस्ट देखते हैं, आ रहा है इंटरेस्ट पढ़ने में, जोहानसन, इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द दिया था। देखो जब मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी, अपनी खोज की थी, उस टाइम जीन शब्द का कोई नाम नहीं था। मतलब उस टाइम ये कह सकते हो कि आपके जेनेटिक्स में इतनी खोज नहीं, तो मेंडल ने इन जीनों को क्या कहा था आपका, कारक कहा था, फैक्टर कहा था। मेंडल ने क्या कहा था, कारक कहा था या फैक्टर कहा था। तो जॉनसन ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिसने जीन शब्द दिया था। इससे पहले जो जीन था उसको क्या कहा जाता था, मेंडल क्या कहता, कारक। वे कारक जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, ये अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स तब पता चलेगा। तो जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द दिया था। अगला देखते हैं, अगला साइंटिस्ट कौन सा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अब देखो पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पहला साइंटिस्ट था, पहला वैज्ञानिक था जिसने पेनिसिलियम की खोज की। ये क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं अपन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहला वैज्ञानिक था जिसने क्या की, पेनिसिलियम की खोज की। अब पेनिसिलियम क्या है, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक, सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक औषधि। क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है यहाँ से, ये कंपटीशन में पक्का आता है, नीट में आने के चांसेस होते हैं। पेनिसिलियम, देखो पेनिसिलियम तो किसका नाम है, औषधि का। पेनिसिलियम किसका नाम है आपका, औषधि। और कौन से पादप से तो नहीं खोज जाती है, फंजाई, फंगस, फफूंद, कवक, फंजाई है, फफूंद है, कवक है, इन सब से क्या है, ये किसके नाम है आपके, फंजाई के, फंगस के। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम क्या होती है आपकी, फंजाई होती है। कवक लिख देती हूँ, फंजाई लिख दो, कवक लिख दो। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम औषधि प्राप्त की जाती है। और एक ये क्या होती है आपकी, फंजाई, कवक जिसको बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है, मलेरिया के उपचार में, मलेरिया के उपचार में। तो पेनिसिलियम या आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इनका सन भी पूछा जाता है, 1929 में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी।
कौन सी थी वो एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम। कब की थी? 1929 में। इसका उपयोग कहाँ होता था? मलेरिया के उपचार में। कौन से पौधे से की थी? पौधा ना कह के अपन क्या कहेंगे? कवक, पेनिसिलियम नोटेटम से। और किस विधि से इस कवक में जनन होता है? किस विधि से इस कवक में जनन होता है? तो उसका नाम होता है कोनिडिया। ये आप सब 12th में पढ़ चुके हो, पहला चैप्टर ही था। पहला चैप्टर ही था किसका? 12th का। ऐसा सा एक संरचना देखी होगी, ऐसी सी कुछ संरचनाएं थी। ये पेनिसिलियम का पादप है। पादप कह देंगे? नहीं, ये क्या है आपका? फंजाई है, कवक है। इसमें ये कोनिडिया बनते हैं। ये मेन शरीर है इसका। ये कोनिडिया बोलते हैं इनको। ये आपस में क्या होते हैं? मेन प्लांट बॉडी से मेन, ये कोनिडिया है। तो यहाँ से 3 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये कोनिडिया है, ये अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? आपके नए पेनिसिलियम के तंतु बन जाएंगे, क्योंकि जो फंजाई होता है उसके शरीर को क्या बोलते हैं? माइसीलियम, कवक जाल। एक को क्या बोलते हैं अपन? हाइफी। अपन जब फंजाई पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ये फिर से रिपीट होगा, पेनिसिलियम। अभी क्यों देखा अपन ने? क्योंकि अपने यहाँ साइंटिस्ट आए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की। किसमें की? पेनिसिलियम नोटेटम में। और उससे कौन सी औषधि प्राप्त हुई? पेनिसिलियम, जिसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। और ये पेनिसिलियम किस विधि से जनन करता है? आपके कोनिडिया, जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपस में रिलेट करके, इसको रिलेट करके अपन को स्टडी करनी है। अगला साइंटिस्ट है अपना नोलवरस का। वेरी गुड, अच्छा है। नोलवरस का इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। देखो क्या हुआ, कई प्रकार के जीव बहुत बारीक होते हैं, नग्न, उनको नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो अर्थ पे कई ऐसे जीव, अब जैसे आपके कोविड-19 की बात करें, अभी तो यही चल रहा है, यही एग्जाम्पल बचा अपने पास। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया अपने चारों ओर, अर्थ पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं हो, वायरस नहीं हो। तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप उनको नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख पाते। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कोशिका है, कोशिका कितनी सी होती है? कोशिका आप इतना बड़ा डायग्राम देखते हो, इतनी बड़ी थोड़ी ना होती कोशिका। कोशिका बिल्कुल छोटी होती है, अपन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अपने स्किन हटती रहती है, हाथों की है, तलवों की है, ये क्या आपकी डेड कोशिका, ये इतनी बड़ी नहीं होती भाई कोशिका, ठीक है, बहुत बारीक। उसके अंदर अपन क्या बोलते, केंद्रक देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, गोल्जिका देख रहे हैं। कहां से? क्यों पॉसिबल हुआ? इन नाल और रस का क्यों? इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, जिससे आप उसको बहुत ज्यादा माइक्रोन्स में, उसको माइक्रोन्स में भी देख सकते हो, और उसको अलार्ज करके अपन ने देखा। ये इनके मेहनत, इनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है कि अपन छोटे से छोटे जीव को देख पाते हैं, माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर झांक के देख पाते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग। अगला साइंटिस्ट है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, वाटसन व क्रिक, इन्होंने क्या बताया था? डीएनए इन्होंने 1953 में दिया था। इसका सन भी देख लो आप, 1932, यहां लिख देती हूँ 1932। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। देखो, जब वाटसन और क्रिक ने डीएनए क्या होता है?
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कोई नहीं पूछेगा, आपको छोटी क्लासों में पूछा जाता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है ये किसने बताया था? आपके वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ये किसने बताया था? आपके वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ये किसने बताया था? आपके वॉटसन और क्रिक ने। इसके बाद ही डीएनए में चेंजेस किए गए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसमें सुधार करके हेर फेर करके अपन क्लोन बना सकते हैं, कई सारे आनुवंशिक बीमारियों का हल कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज थी, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। इनको क्या मिला था? आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि इन्होंने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की, जिससे पता चलता है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम क्या, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव है सबके डीएनए क्या होते हैं? आपके मोस्टली क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, वो सेम होते हैं, पर हर जीव का डीएनए सिर्फ अपने पेरेंट से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। इसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? अपराध का पता करने में मदद की। किसी अपराधी ने या कोई मर्डर कर दिया, वो जीव खत्म हो गया, उसको जला दिया, उसकी राख से, उसके बाल से, नाखून से भी आप क्या कर सकते हैं? डीएनए। अभी एक खूब नाम चल रहा है पीसीआर टेक्निक। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने पीसीआर, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया था? चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाए थे। फटाफट टेस्ट करो, पता करो किस किस के कोरोना वायरस है, पर वो रैपिड टेस्ट किट क्या हो गया? आपके फेल हो गए। अब वो जो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो किससे पता चलती है? आपके एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको लार्ज किया। पोली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। पॉलीमर बहुलक, बहुलक जिसको बोलते हैं, और उसको लार्ज करके देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो जो रैपिड टेस्ट किट बनाए थे, या सॉरी बाहर से आए थे, वो क्या हो गया? आपके फेल हो गए। और अपनी यही टेक्निक काम कर रही है, ये डीएनए पे बेस्ड है। डीएनए को लार्ज करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह आपका वॉटसन और क्रिक, और इनकी इसी खोज के लिए इनको क्या दिया गया था? कौन सा नोबेल देंगे? साहित्य का? नहीं, रसायन का, क्योंकि ये क्या है? एक केमिकल है। डीएनए क्या आपका? एक केमिकल है। अब अपने एक इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उनका भी नाम देखेंगे। H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना, H.G. खुराना। इनने क्या किया? देखो, जेनेटिक कोड का विवरण किया। जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड का विवरण दिया। कोई भी जीव है उसका जो जेनेटिक कोड होता है वो 3 अक्षरों से मिलके बना होता है, जैसे GCT। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जेनेटिक कोड क्या होता है। 64 प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं, और सारे जीव, अर्थ पे कोई किसी प्रकार का जीव हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे आपके नॉन कोडेड्स हो, चाहे कोडेड्स हो, वो सब किससे मिलके बने होते हैं? इस जेनेटिक कोड से मिलके। और 64 टाइप्स के जेनेटिक कोड होते हैं। जेनेटिक कोड करते क्या? अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों का संश्लेषण करते हैं। स्पेसिफिक एक विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए एक विशेष प्रकार का जेनेटिक कोड होता है। टोटल कितने अमीनो अम्ल काम में आते हैं? 22, 22। अपने शरीर में होते हैं 20, ठीक है, 22 भी। इसके अलावा क्या होता है? इनको दो वेराइटी में, दो कैटेगरी में बांटा है। किसको? अमीनो अम्ल को। असेंशियल नॉन से, उपयोगी और अनुपयोगी। जो उपयोगी होते हैं वो शरीर में नहीं बनते, अनुपयोगी होते हैं वो बनते हैं। तो इन जेनेटिक कोड के थ्रू ही पता चलता है कि जीव के जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। इन जेनेटिक कोड से ये अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। कौन कौन सा किस किस में भाग लेता है ये अपन सब जेनेटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। अगला वैज्ञानिक देखते हैं इलियान विल्मिट। इनका देख लेना 1996 का। अगला वैज्ञानिक है इयान, या इलियान भी बोलते हैं, इयान विल्मिट। ये है आपके 90, सॉरी हरगोविंद खुराना 68 आएगा बेटा, 1968 आएगा। इलियान विल्मिट है, इनका आएगा 96।
इन्होंने डोली, डोली एक शिप का नाम है, भेड़ का नाम है, डोली का क्लोन तैयार किया, उसकी फोटोकॉपी तैयार की थी। डोली एक भेड़ थी, उसकी स्टेम सेल लेके इन्होंने एक अपने क्लोन का मतलब ये होता है कि आप जैसा जीव चाहो वैसा बना सको। तो इन्होंने क्या किया, इसके डीएनए में चेंजेस किया, इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया, दो अलग अलग जगह से क्या किया, एक का स्पर्म लिया, एक का एग लिया, जो एग का न्यूक्लियस था उसको रिमूव किया और उसमें स्पर्म का न्यूक्लियस अटैच किया और क्लोन बनाया, जीरोक्स कॉपी बनाई। तो अपनी इच्छा के हिसाब से क्या किया, उस जीव में चेंज किए। ये काम किया था इलियन विल्मट ने, डोली का निर्माण किया था। डोली एक भेड़ थी, इसका क्लोन तैयार किया था। और ये क्लोन टेक्निक क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, एक दूसरे के सिम। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से एक जैसे दिखेंगे, और इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है या इनकी जो आनुवंशिकी है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो क्या होती है, आपकी सेम होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोन। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, इलियन विल्मट ने। ठीक है, इसके अलावा यूएसए डिपार्टमेंट, ये अपन लास्ट देखेंगे इसका खोज के अंदर, बाकी आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ आपको सारे साइंटिस्ट याद नहीं होंगे। आज अपन इतने साइंटिस्ट देखेंगे, इसके अलावा जो सिंपल सा टॉपिक है वो देखेंगे इसी में। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, देखो यूएसए, यूएस कर लो, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी वाला डिपार्टमेंट था, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दो डिपार्टमेंट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों डिपार्टमेंट ने मिलके मानव जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। कब है इनकी, 2001 में क्या किया था, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पे कार्य किया था और कर रहे हैं प्रेजेंट में भी। इसका मेन उद्देश्य है मनुष्य के जीनोम में कैसे चेंज करके अपन वांछित पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, किसी व्याधि को, किसी ड्रग्स, किसी औषधि क्या कर सकते हैं, ड्रग्स यानी हानिकारक पदार्थ का जो प्रभाव है खत्म कर सकते हैं, और मानव जीनोम में कैसे सुधार करें जिससे जो आनुवंशिक बीमारियां हो रही है, हीमोफीलिया हो रहा है, वर्णांधता हो रही है, HIV है, इनमें जो भी आपकी दिक्कत आ रही है उसको कैसे कंप्लीट करें, ये था मानव जीनोम का मेन उद्देश्य। ये अभी भी जारी है और ये इंडिया में भी चल रहा है और फॉरेन में भी चल रहा है। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं एनिशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में चलते हैं। क्या अपना भारत में ऐसा कुछ था क्या जो प्राचीन समय से या भारत में इस बायोलॉजी से संबंधित जो खोजें थी प्राचीन समय से भी चली आ रही थी? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भारत में विज्ञान। सुश्रुत इन्होंने क्या लिखी थी, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ये एक भारतीय ऋषि थे, वैज्ञानिक भी थे साथ साथ में। इन्होंने क्या लिखी थी, सुश्रुत संहिता। चरक ने क्या लिखी थी, चरक संहिता। तो आदिकाल से ही आज जो रिसर्च हो रही है वो इंडिया में पहले कई सालों पहले अपने ऋषि मुनि ही भी कर चुके थे। अब पाइथागोरस परिमेय की बात करें तो ये पाइथागोरस परिमेय फॉरेन में तो बाद में रिसर्च में आया, बाद में खोज आई, अपने इंडियंस ने तो इसको पहले खोज दी थी। तो सुश्रुत जिसने सुश्रुत संहिता लिखी, चरक जिसने चरक संहिता लिखी, इन्होंने हजारों साल, इनका काल था 300 ईस्वी के बराबर, 300 ईस्वी के लगभग। तो उसी टाइम बता दी थी कि औषधि विज्ञान से ऐसे ऐसे आप उपचार कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर सकते हो, ऐसे ऐसे सर्जरी कर सकते हो, क्योंकि इतना इनके पास नॉलेज था। इसको थोड़ा सा देखते हैं। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी,
जिसमें क्या किया, चरक ने चरक संहिता लिखी। और चरक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा का जनक, शल्य चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ सर्जरी। आज जो ऑपरेशन होते हैं ना बड़े बड़े, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता है आपको, चरक को, शल्य चिकित्सा। इन्होंने ऐसे कहा जाता है 360 प्रकार के तो उपकरण बना दिए थे। उपकरण कौन से, जो आपके ऑपरेशन में काम आते। और शल्य चिकित्सा कर दी थी, शल्य नाक की सर्जरी कर दी थी, किसी के नाक टेढ़े मेढ़े होते हैं उनकी सर्जरी करके उसको ठीक कर दिया था। तो आज डॉक्टर कर रहे हैं, ये अपने ऋषि मुनि वैज्ञानिक उसी टाइम कर चुके थे। तो इंडिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, कमी है किसकी, संसाधनों की। और इन संसाधनों की कमी को ही अपन प्लस पॉइंट बना के क्या करेंगे, अपने इंडिया में नए नए इनोवेशन करेंगे। आज जो आपके प्रॉब्लम खड़ी होके आई है कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, इसको देखते हुए हर नागरिक की ड्यूटी है, हर इंसान की ड्यूटी बनती है कि अपन इंडिया में जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। हर डॉक्टर क्या होता है आपका, वैज्ञानिक। शुरू में भी मैंने कहा था इंडिया का एक डॉक्टर वैज्ञानिक से कम नहीं होता है। तो अपन इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अपने नॉलेज को लगा के, ऐसे अभी आप पेपर में पढ़ते हो, उसने घर पे बैठ के क्या बोलते हैं इसको, जीवन रक्षक, मतलब जिसको वो बोलते हैं ना, जिसपे वेंटिलेटर का निर्माण कर दिया। तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इसके अलावा अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपना विल पावर, इतनी कठिन परिस्थितियों में हम हंस रहे मुस्कुरा रहे। अपने प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आज प्रधानमंत्री टीवी पे आएगा, सब बैठ जाते हैं। तो अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है, अपनी ड्यूटी है इसको और स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री बनानी है। वो किस पे निर्भर करता, हर नागरिक पे। मेरी ड्यूटीज अलग है, आपकी ड्यूटीज अलग है, पर सबका मेन एम क्या है, अपने इंडिया को रिकवर, जो अर्थव्यवस्था, अपनी जो अर्थव्यवस्था, अपनी जीडीपी, अपना बोल रहे हैं ग्रोथ रेट, वृद्धि दर 1.08 है, तो इसको बढ़ा के कितनी करनी है, 9.8 करनी है अपन को। और ये कब पॉसिबल है, जब हर नागरिक काम करेगा, हर नागरिक अपने पास जो भी संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करेगा। मेरी ड्यूटी है मैं आपको अच्छे से अच्छा मेरा पूरा आउटपुट दूं, जितनी कोशिश हो सके आपको अच्छे से पढ़ाऊं, आपको अच्छे से मैटर प्रोवाइड करूं। और आपकी ड्यूटी क्या है, पढ़े हुए को आप अच्छे से पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। पढ़ना ही कुछ नहीं होता है, पढ़ते आए और पढ़ते रहेंगे पर भूल जाते हैं। अच्छा करने वाला क्या करता है, जिसने क्या किया है बार बार रिवाइज किया है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग घर में जैसे एंटर होते हो, आपका जो जूते चप्पल रखने की जगह होती है वहां चप्पल रख देते हो, अगले दिन आप फिर बाहर रख देते हो, आपकी मम्मी डांटती है 2 दिन 4 दिन, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी चप्पल ऑटोमेटिकली एंटर होती है वहां रखी जाती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। तो जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस कैन बी परफेक्ट है मैन। तो आप, मैंने पढ़ाया है, इसको बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से मुझे ही नहीं आया, मैं आज 2007-8 से पढ़ा रही हूँ, तो मैं बार बार पढ़ाती हूँ। आपको पढ़ाया, आपके जैसे औरों को पढ़ाया, तो मैं एक दिन में कम से कम 3-4 बार तो रिपीट करती हूँ उस टॉपिक को, तब जाके परफेक्शन आता है। अभी भी मेरे में कमियां हैं, अभी भी मुझे सीखने की जरूरत है, और मैं रोज सीखती हूँ, ठीक है, रोज सीखती हूँ। तो आप कब भी डॉक्टर बन सकते हो। अपने स्वास्थ्य सेवाओं को, अपने तो इंडिया में स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करने की 200% रिक्वायरमेंट है। वो कब पॉसिबल है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। आज भी जब सब सेवाएं बंद है तब डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली है, और टीचर्स की ड्यूटी है हम बनाए डॉक्टर। बच्चों के पास माइंड है, संसाधन ही तो नहीं है, संसाधन भी तो नहीं, माइंड तो है, पर फोन तो सबके पास है। तो आप आराम से बैठे, घर बैठे पढ़ सकते हो। यूट्यूब चैनल्स है, मतलब आजकल तो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड है, टेक्नो फ्रेंडली बच्चे हैं। इसके अलावा छोटे, मतलब क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी हर घर तक पहुंची हुई। फोन तो सबके पास मिलेंगे, फोन तो सबके पास मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस लेक्चर को पढ़ोगे, इससे क्वेश्चन बनाओगे। मैं जैसे ही 1-2 दिन के अंदर आपको क्या करूंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन देखेंगे।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ और ऐड होना चाहिए वो बताइए। और आपकी ड्यूटी है, मैंने बता दी, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। आप खुद समझदार, और सबसे मेन अच्छी बात अपन इंडियंस हैं, इंडियंस को समझाने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू, धन्यवाद।